वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास की एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये 14वां लेक्चर आ गया है, ठीक है। तो नहीं 14 या 15 होगा दोस्तों, ठीक है, वो मैं देख लूँगा। हम लोग पूरे प्राचीन भारत का इतिहास करें, बस ये खत्म ही होने वाला है। 2 लेक्चर और शायद बचेंगे। एक पल्लव, आज हम पल्लव, चालुक्यास, कुशानास देख लेंगे। इसके बाद एक लेक्चर शायद और बचेगा बस। फिर अब मुझे आप ये बताइए यार, मैं मध्य भारत का इतिहास शुरू कर दूं क्या, मध्यकालीन इतिहास, और फिर मॉडर्न कराऊं, क्योंकि यार मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बहुत आने लगे। यूपी PCS हो चाहे RO बहुत आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन उसके मिलते। तो मैं तो सोच रहा हूँ क्रोनोलॉजी से ही चलूँ, बाकी जनता जनार्दन की जो राय आप लोग जैसा बताएं, ठीक है। प्लीज़ पहले मुझे कमेंट में इतना बताइए। और बाकी आप अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप्स एकदम नए चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं उसमें कंप्लीट डाउट क्लियरेंस आपका करूँगा हमेशा। सारे नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, बहुत ही जल्द। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मैं आपको लाइव भी कराऊँगा, स्मार्ट बोर्ड पर पूरा लाइव आके कराऊँगा। पूरा क्लासेस मिलेंगी आपको प्रॉपर, है ना। तो बहुत ही जल्द ये इनिशिएटिव भी शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंहवर्मन था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंहवर्मन। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन। दोस्तों ये जैसे ही खत्म होगा ना, मैं पहले आपको एक चीज़ और सुनिए। मध्यकालीन मॉडर्न ये जाए बाद में, ये मैं बाद में कराऊंगा। पहले आपको MCQ टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। MCQ जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका MCQ का टेस्ट लूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वो भले आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कब देना है, मैं तब दे दूँगा जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए। किसी एक दिन डिसाइड करेंगे हम लोग, उस दिन ले लिया जाएगा। चलिए, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंहवर्मन। वास्तविक संस्थापक कौन था इसका? सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था पल्लव वंश का? अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक है वो अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन। और इसकी राजधानी पल्लवास की क्या थी? कांची। क्या थी? कांची रे, कांची। फिर से देखते हैं, संस्थापक पल्लव वंश का सिंहवर्मन। संस्थापक सिंहवर्मन। वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? सिंह विष्णु को मानते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, ठीक है। तो सिंहवर्मन, सिंह विष्णु, अपराजित वर्मन, और इनकी राजधानी जो थी वो कांची थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो इसका वास्तविक संस्थापक है, सिंह विष्णु। उसी के बारे में इतिहास में दिया हुआ है, सिंह वर्मन के बारे में नहीं कुछ है। जैसे गुप्ताज में श्रीगुप्त के बारे में बस ये बता दिए वो फाउंडर, उनके बारे में कुछ है नहीं इतिहास में। तो ऐसे ही सिंह विष्णु, इनका शासनकाल 575 से 600 ईसा पूर्व रहा है। कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला सिंह विष्णु से प्रारंभ होती है। जो कांची, इसके भैया राजधानी जरूर है ना, पल्लवास की राजधानी कांची। इसका इतिहास जो है सिंह विष्णु के शासनकाल से शुरू होता है। उसने कलभ्र, चोल, पांड्या एवं सिंघल के राजाओं को पराजित कर चोला मंडलम पर अधिकार कर लिया था। अभी आपको चोला चेरा पांड्यास भी एक लेक्चर दूंगा मैं। तो सिंह विष्णु ने चोला चेरा पांड्यास पे कब्जा कर लिया था। चोला मंडलम जो उनकी राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया था। वैष्णव धर्म अनुयायी सिंह विष्णु, नाम से ही पता चल रहा सिंह विष्णु विष्णु धर्म का पालन करता था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे। कौन करते थे? भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीर्ता अर्जुनी की रचना की थी। आपको क्या याद रखना है कि कीर्ता अर्जुनी की रचना किसने की है? कीर्ता अर्जुनी की रचना भारवी ने की। और ये भारवी जो थे ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। क्या मतलब? सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे कवि, जिन्होंने कीर्ता अर्जुनी लिखा था, ठीक है। और पल्लवास की राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम की जो वराह गुफा में सिंह विष्णु और उसकी दो रानियों की मानवाकार पाषाण प्रतिमाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? मानवाकार मतलब ह्यूमन के आकार की मूर्तियां मिलती हैं। पाषाण मतलब पुरानी मूर्तियां मिलती हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है महाबलीपुरम से कुछ अवशेष क्या मिलते हैं पल्लव वंश के? तो महाबलीपुरम की वराह गुफा से क्या मिला है ये भी पूछ सकता है। तो महाबलीपुरम की वराह गुफा में सिंह विष्णु और उसकी दो रानियों की पाषाण मूर्तियां मिली हैं। और दोस्तों एक चीज़ और अगर पूछ ले, कांची प्रेजेंट टाइम अगर पूछ ले कहाँ पे होगा कांची, तो कांची जो है ये प्रेजेंट टाइम आपको कहाँ मिल जाएगा? तमिलनाडु साइड पे मिल जाएगा, ठीक है। इनका क्योंकि जो राज्य था वो इधर ही था, ये आंध्रा और थोड़ा सा तमिलनाडु वगैरह, क्योंकि नीचे तो चोला चेरा पांड्या थे। आंध्र और थोड़ा सा तमिलनाडु, हल्का सा तमिलनाडु, थोड़ा केरल, थोड़ा कर्नाटक, ऐसे था, ठीक है। चलिए फिर आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन आ जाते हैं? 600 से 630। सिंह विष्णु के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट आ जाते हैं। यह थानेश्वर सम्राट हर्ष एवं चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। कौन किसके समकालीन थे? पुलकेशिन द्वितीय के और थानेश्वर के सम्राट हर्ष के, ठीक है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। द्रविड़ देशों में चट्टानों को काटकर, द्रविड़ मतलब साउथ के देशों में, मंदिर बनाने की कला प्रवर्तक महेंद्र वर्मन को माना जाता है। जो द्रविड़ियन कला का प्रवर्तक है मंदिर बनाने का, वो महेंद्र वर्मन प्रथम को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? महेंद्र वर्मन प्रथम को ही।
महेंद्र वर्मन एक बहुत अच्छा चित्रकार भी था, ये एक बहुत अच्छा चित्रकार भी था। उसने शिव जो नटराज के चित्र हैं गुफाओं में, वो स्वयं उसने बनाए। शिव के जो नटराज गुफाओं में चित्र बने हुए हैं वो उसने खुद ही बनाए। यह एक कवि एवं बढ़िया संगीतज्ञ भी था, चित्रकार भी था, कवि भी था, संगीतज्ञ भी था। ठीक है, क्या क्या समझे? संगीतज्ञ था, चित्रकार था और आपका कवि भी था, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। ठीक है, उसने रुद्राचार्य के संगीत से शिक्षा ली थी। उसकी संगीत रचना, ये आपको याद रखना है, पुद्दुकोट्टई की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। उसकी जो संगीत रचना है पुद्दुकोट्टई की शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं तो 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या पहला संग विष्णु के बारे में पढ़ा आपने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ा, 575 से 600, फिर 630 महेंद्र वर्मन फर्स्ट आ जाता है। ठीक, फिर आ जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो कि आपका 630 से 668 रहता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो था पल्लव वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था। उसने अपने सेनापति सिरुतोंड के माध्यम से चालुक्यों से वतापी जीत लिया था। चालुक्यों से जो उनकी वतापी थी वो जीत लिया था। वतापी एक जगह थी जो उनकी। इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है इसी युद्ध में मारा गया था सिरुतोंड के माध्यम से, जब इसने चालुक्यों से वतापी जीता था। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वतापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर अपना विजय स्तंभ अभिलेख कर रहा था। कहाँ पे? मल्लिकार्जुन मंदिर पर, वतापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर जब जीता था वो चालुक्य किंग से। इस युद्ध में नरसिंह वर्मन की मदद लंका अभ्यस्त शासक मानव वर्मा ने की थी। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने लंका के विरुद्ध अभियान किया और एक शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से मानव वर्मा को पुनः सिंघल राज सिंघम में मिला लिया था। लंका शासक समझते ना, इधर श्रीलंकन की बात कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय आ जाते हैं फिर भैया, 700 से 728 बहुत गैप हो जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष इस काल में रुका रहा, अतः उसका काल शांति का काल था। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था शांति का काल था, कोई ज़्यादा युद्ध नहीं होते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था और चीनी बुद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टनम में एक विहारा बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बुद्ध यात्रियों के लिए, जो बुद्ध यात्री थे चीनी, उनके लिए एक विहार बनवाया था जिसे चीनी मंदिर या चीनी पकौड़ा कहा जाता है। यह स्वयं को परमेश्वर या शिव का पूर्ण अवतार कहता था। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था स्वयं को शिव का पूर्ण अवतार कहता था। उसने अपने एक अभिलेख में शैव सिद्धांत मार्ग का सर्वप्रथम वर्णन किया है। शैव सिद्धांत मार्ग का वर्णन भी किया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात श्री नंदी वर्मन प्रथम, परमेश्वरमन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपत गर्मन एवं अपराजित वर्मन क्रमशः शासक बने। ठीक है, तो भैया क्या कर सकते हैं भैया, रोना पड़ो या गाना, ये आपको क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। पेपर में क्रोनोलॉजी का महत्व बहुत ज़्यादा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद कौन कौन रूलर बना है? श्री नंदी वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन, परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन द्वितीय आ जाएगा, फिर दंती वर्मन आएगा, फिर नंदी वर्मन तृतीय आ जाएगा, नृपतु वर्मन आ जाएगा और फिर अपराजित वर्मन, ये आपका अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन। परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो था सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था, विष्णु परंपरा का, क्योंकि ये सब तो शैव परंपरा के हो गए। उसके विषय में कहा गया कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की थी। किसने? परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने। इसे कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांत का पालन करने वाला भी कहा जाता है। नंदी वर्मन द्वितीय की उपाधि पल्लव वमल थी। क्या थी? नंदी वर्मन द्वितीय की उपाधि पल्लव वमल। क्या थी? पल्लव वमल। वह तिरुमडगई अलवार के समकालीन था। किसका? तिरुमडगई अलवार के समकालीन था। प्रजा ने नंदी वर्मन द्वितीय को प्रत्यक्ष रूप से अपना शासक निर्वाचित किया। प्रजा ने नंदी वर्मन द्वितीय को अपना प्रत्यक्ष शासक माना। ठीक है। दंती वर्मन राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग की कन्या रेवा की संतान थी। जो दंती वर्मन है वो दंती दुर्ग की जो कन्या थी रेवा, उसकी संतान था। अभिलेखों में दंती वर्मा को पल्लव कुलभूषण एवं विष्णु अवतार कहा गया है। दंती वर्मा को क्या कहा गया है? पल्लव कुलभूषण और विष्णु अवतार कहा गया है। दंती वर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद III ने कांची पर हमला किया था। किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट शासक गोविंद III ने हमला किया था। तो दंती वर्मन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? दंती वर्मन के शासनकाल में। ऐसे नोट्स दोस्तों मिलेंगे नहीं, एकदम बुलेट पॉइंट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी ग्रेवी आपको मिल रही है। आपको पूरे बुक्स में दुनिया भर की कहानियाँ मिलेंगी, ये वहाँ जा रहा है, ऐसे लड़ रहा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको चाहिए एग्जाम निकालने के लिए पूरे नोट्स हैं ये। ठीक है, फिर भी इसको पढ़ने में कई लोगों की मौत आती है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा यार। अब अधिकारी बनना है तो ऐसे तो बन नहीं जाओगे, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रटनी पड़ेंगी चीज़ों को। चलिए खत्म हो गया। देखिए पल्लवाज वन बस इतना है,
ठीक है, 1 2 3, इसमें आपको बस 10 लाइनें याद रखनी है। चलो अब देखते हैं चालुक्यास वंश। तो चालुक्यास वंश, पूर्व मध्यकाल में चालुक्य नाम से अनेक राजवंश हुए हैं। देखिए चालुक्यास के बहुत सारे जो हैं राजवंश हुए। एक तो बादामी के चालुक्यास, कौन थे? बादामी के चालुक्य या पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य। वेंगी या आंध्र के चालुक्यास या पूर्वी चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य या उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य, और गुजरात के चालुक्यास। तो मतलब चालुक्यास वंश भी कई भागों में विभाजित रहा है इतिहास में। तो देखिए चालुक्य वंश आपको ये देखिए, एक ये दिख रहा है आपको चालुक्य वंश, ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी चालुक्य वंश है ना। तो अब इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी भागों में डिवाइड थे। तो सबसे पहले देखते हैं बादामी के चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश, इनकी समय अवधि जो है 6 से 8th सेंचुरी रही है, मतलब 6 से 8वीं शताब्दी रही है। इनका जो केंद्र है, उत्कर्ष केंद्र, वो बादामी या वतापी है। वतापी क्या है? कर्नाटक के बीजापुर जिले में, कर्नाटक में पड़ेगा आपका वतापी। तो चालुक्यास का जो केंद्र रहा है वो बादामी या वतापी, पूछे आपसे क्या है तो कर्नाटक में है, ठीक है। बीजापुर जो जिला पड़ता है कर्नाटक में, वो है बादामी। अब बादामी चालुक्यास का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। जो बादामी चालुक्यास थे, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। और अंतिम शासक तो था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। एकदम स्ट्रेट वे बात है यार, एकदम ये वन लाइनर है, आपको याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट पूछेगा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बता दो भैया पुलकेशिन प्रथम था, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, ठीक है। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? सबसे ज़्यादा समय तक जिसने शासन करा, विजयादित्य था। कौन था? विजयादित्य था, जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन करा। अब इसकी उपाधि क्या क्या थी भैया? उपाधि क्या क्या थी? बादामी के चालुक्य शासक पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। जो बादामी के चालुक्य शासक थे, ये जितने शासक थे बादामी के, जो, और बादामी मतलब ये जो कर्नाटक के साइड के थे, ये कौन सा टाइटल लेते थे, उपाधि लेते थे? पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करते थे। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। राजधानी की बात करेगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्कन के चालुक्य शासकों की जो प्रथम राजधानी ऐहोल थी। जो बादामी के चालुक्यास थे, इनकी पहली राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। लेकिन जब उनका राजनीतिक का उत्कर्ष हुआ तब राजधानी बादामी हो गई। बादामी मतलब यही आपकी कर्नाटक। तो पहले ऐहोल थी, बाद में बादामी हो गई, और ऐहोल भी आपको कर्नाटक में ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है गई, जो है मतलब कह रहा हूँ, राजधानी बादामी हो गई। उसके बाद अंतिम वर्षों में उन्होंने राजधानी पत्तडकल कर दी। पताईडकाल, ठीक है, 3 है, पत्तडकल, एक सेकंड। तो 3 राजधानी उनकी कैसे फेजेस वाइज बदली। पहले उनकी क्या राजधानी थी? ऐहोल थी, ऐहोल हुई। बाद में उन्होंने क्या कर दिया? अपनी राजधानी को बादामी कर दिया। उसके अंत में उन्होंने पताईदकाल कर दिया या पत्तनदकाल कर दिया, ठीक है, पत्तनदकाल। वतापी को राजधानी पुलकेशिन प्रथम ने बनाया था। पुलकेशिन जो प्रथम था, पुलकेशिन प्रथम, उसने वतापी को राजधानी बनाया था, पुलकेशिन प्रथम ने। कीर्तिवर्मन प्रथम को वतापी का प्रथम निर्माता कहा गया है। जो कीर्तिवर्मन फर्स्ट है, उसको वतापी का प्रथम निर्माता कहा गया है। किसको? कीर्तिवर्मन प्रथम को। कीर्तिवर्मन प्रथम को, कीर्तिवर्मन प्रथम को वतापी का प्रथम निर्माता कहा गया। अब बात करें उत्पत्ति की। इतिहासकार स्मिथ चालुक्यों की उत्पत्ति जो है मध्य एशिया की चप जाति से मानते हैं। जो मिडिल ईस्ट है, उसकी चप जो जनजाति थी, उससे माना जाता है चालुक्यों की उत्पत्ति, जो गुर्जरों की एक शाखा थी। बादामी अभिलेख में इस वंश को हरीति पुत्र, अब ये आपको याद रखना है, जो बादामी का अभिलेख है उसमें चालुक्य के वंश को हरीति पुत्र कहा गया है, तथा मानव गोत्रित्र गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। हरीति पुत्र या मानव गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। हरीति पुत्र या मानव गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया किसको? बादामी के चालुक्यास को। किस में कहा गया? बादामी अभिलेख में कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ भाई। बादामी अभिलेख में बादामी के जो चालुक्यास थे, इनको हरीति पुत्र या मानव गोत्री ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। कालांतर में चालुक्य शासकों ने स्वयं को चंद्रवंशी छत्री बताया। बाद में इन्होंने खुद को क्या बताया? चंद्रवंशी छत्री बताया। चंद्रवंशी छत्री। वे सप्तम क्रताओं द्वारा प्रेषित होने का दावा करते थे। वे मानव मात्र, ये ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो। बाद में उन्होंने स्वयं को क्या बताया? छत्री बताया। छत्री क्या बताया? छत्री बताया, ठीक है, ठीक है। तो इसको बस इतना याद रखना। अब चलिए बादामी के चालुक्य वंश का जो पहला राजा था, जैसे पुलकेशिन प्रथम, इसके बारे में देख लेते हैं। पुलकेशिन प्रथम के बारे में 535 से 566 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी में इसका टाइम पीरियड रहा है पुलकेशिन प्रथम का। यह बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। सर्वप्रथम उसने चालुक्यों को कदम्ब शासकों की अधीनता से मुक्त कर स्वतंत्र स्थिति में पहुंचाया। सर्वप्रथम उसने चालुक्यों को, जो कदम्ब शासक थे, उन अधीनता थी उसकी, मतलब कदम्ब शासकों के अंदर था, उससे मुक्त कराया। उसने वतापी में दुर्ग का निर्माण करवाकर, वतापी में दुर्ग का निर्माण कराकर चालुक्यों की राजधानी, इसी ने वतापी को बनाया था। चालुक्यों की राजधानी वतापी को इसी ने बनाया। बाद में इसने बादामी करी, उसके बाद पतंदकाल हो गई। इस उपलक्ष्य में पुलकेशिन ने अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न किया था, ठीक है। तो वतापी राजधानी किसने बनाया था? पुलकेशिन प्रथम ने।
उसे वाजपेयी यज्ञ तथा हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला, स्मृतियों, इतिहास, पुराण का ज्ञाता और ययाति एवं दिलीप जैसे पौराणिक शासकों के समतुल्य बताया गया है। इसको पुलकेशिन प्रथम काफ़ी महान शासक माना गया है। ठीक है, हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला, स्मृतियों, इतिहास, पुराण का ज्ञाता था काफ़ी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका कीर्तिवर्मन। कौन आता है पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम। कौन आता है? कीर्तिवर्मन प्रथम। ऐहोल अभिलेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने कदम्बों की राजधानी बनवासी एवं कोंकण के मौर्यों की राजधानी पुरी तथा गोवा पर अधिकार कर लिया था। अब ऐहोल अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो कीर्तिवर्मन था उसने कदम्बों की जो राजधानी थी, तो कदम्बों जो कदम्बास के शासक थे उनकी राजधानी बनवासी थी। कोंकण के मौर्यों की जो राजधानी थी वो पुरी थी और गोवा पर अधिकार कर लिया था कीर्तिवर्मन ने। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी छोटा था, इसलिए वो शासक ना बन के मंगलेश ने उसका संरक्षण जो कि एजेंट के तौर पे था वो बन के करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कीर्तिवर्मन के बाद जो उसका पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय, वो ना शासक बन के कौन बनता है, उसका संरक्षक एजेंट के तौर पे मंगलेश। कौन बनता है? मंगलेश। इंपॉर्टेंट लाइन है, मंगलू। ठीक है, मंगलेश जो है एज अ एजेंट बन के उस शासन करता है। मंगलेश की उपाधि परम भागवत एवं श्री पृथ्वी वल्लभ थी। मंगलेश की उपाधि क्या थी? परम भागवत एवं श्री पृथ्वी वल्लभ। परम भागवत, श्री पृथ्वी वल्लभ। मंगलेश अपने भतीजे पुलकेशिन द्वितीय से गृह युद्ध में पराजित होकर मार डाला गया। अब ये भैया इनको शासन बनाया, अब ये खुद ही इनकी जीभ कैसी जीभ लबलबाई, इनका शासन देखे इनका खुद ही जीभ लबलबा कि हम अपना शासन क्यों छोड़ें। यार गद्दी ऐसी चीज़ रही है, इतिहास देखो तो चाहे अभी जो उसमें बैठ जाता है वो उठना ही नहीं चाहता भैया, है ना। सबका शोषण करना पड़े, चाहे हत्या करनी पड़े। ये आदमी सोच लेता है यार मेरे से ये गलत काम हो गया, मैंने किसी को अब्यूज़ कर दिया, मैंने किसी लड़की ब्रेकअप कर लिया, मैंने दारू पी ली, मैंने सिगरेट पी ली। यहाँ इतिहास उठा के देखो, ये सब जितने एम्पायर बनते हैं ना, ये जो होते हैं माउंट ऑफ डेथ सुना, ये लोगों के कत्ल करके बनते हैं, लोगों को मर्डर करके बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मतलब हम नेताओं के लिए ना मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे ही किसी को निपटा देते, किसी भी ज़मीन कब्जा कर लो, देखो मज़े से रह रहे हैं। खैर कर्मा इज़ अ बिच, कर्मा से कोई नहीं बच सकता। तो बाद में मंगलेश ठोके जाते हैं खुद ही। खैर मंगलेश जो है अपने भतीजे से गृह युद्ध में हार जाता है, मार डाला जाता है। मंगलेश शासन बनता है कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद। तो क्या समझे भैया, बादामी के चालुक्यास के बारे में पहले पुलकेशिन प्रथम आता है, फिर कीर्तिवर्मन वन आता है, फिर मंगलेश आ जाता है, फिर आता है पुलकेशिन द्वितीय। मंगलेश कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद भाई मंगलेश, जो इसका भाई था, कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद भाई मंगलेश और भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय होता है। ठीक है, चाचा ही होता है इसका। ठीक है, इसका चाचा होता है। और देखो इतिहास में एक प्रथा रहती थी, जो राजा होता था उसका जो बड़ा बेटा होता था, अब मान लो राजा का बड़ा बेटा है, वो बना राजा, अब राजा का एक छोटा बेटा था, वो तो बन नहीं पाएगा, अब बड़े बेटे का बेटा जो है वो बनेगा, उसका बड़ा बेटा, अब उसके भी भाई जन छोटा है तो वो नहीं बनेगा। तो ये रूल चलता था भाई। तभी देखो आपने महाभारत भी पढ़ी होगी, दुर्योधन राजा ही बनने के लिए तो लड़ रहे थे, क्योंकि भैया वो जो थे पांडवाज वो बड़े थे, वो छोटे थे, ये सब राजशाही चलती रहती है। चलिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 612 ईस्वी आते हैं। अन्य नाम क्या था इनका? हियान सांग ने इसे मोहोलच क्या कहा है? मोहोलच कहा है। हियान सांग ने पुलकेशिन द्वितीय को मोहनलच कहा है। मोहनलच नाम याद रखते हैं, मोहलच, जो कि महाराष्ट्र का शासक, तथा ईरानी इतिहासकार ताबरी ने फर्मिश या प्रेमश कहकर संबोधित किया है। नाम याद रखना है आपको। हियान सांग ने इसको मोहलच कहा है, ईरानी इतिहासकार ताबरी ने फर्मिश या प्रेमस कहा है। फर्मिश या प्रेमस किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। उपाधि जो थी इसकी उपाधि क्या थी? बहुप्रचलित उपाधि सत्याश्रय ली थी इसने। क्या उपाधि ली थी? सत्याश्रय। कौन सी उपाधि? सत्याश्रय। उसकी परम भागवत उपाधि का उल्लेख 630 ईस्वी के, जो परम भागवत उपाधि है उसका उल्लेख 630 ईस्वी के लोहनारा दानपत्र अभिलेख में मिलता है। बल्लभ, पृथ्वी वल्लभ आदि पुलकेशिन की अन्य उपाधियाँ थी। तो इसकी उपाधि क्या क्या थी? सत्याश्री थी, बल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, पुलकेशिन थी। अगर सब भूल जाओ तो बस बल्लभ जहाँ भी आ जाए याद रखना, जो बादामीज थे चालुक्यास के, ये लोग ये टाइटल लेते थे। कौन सा? पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ, ये सब। ठीक है। चालुक्य लेखों में पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा नाम परमेश्वर बताया गया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा नाम क्या बताया गया है? चालुक्य के लेखों में परमेश्वर बताया गया है। पुलकेशिन के 612 ईस्वी के हैदराबाद ताम्रपत्र लेख में उसे सैकड़ों युद्धों में भाग लेने और शत्रु राजाओं को हराकर उसके द्वारा परमेश्वर की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। मतलब इसने परमेश्वर की उपाधि धारण करी, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करी, ठीक है, पुल और वल्लभ की उपाधि धारण करी, ये सब आपको याद रखना बस। चालुक्य वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। किसको? वैदिक धर्म को मानने वाले थे। पुलकेशिन द्वितीय अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली उन सबसे योग्य राजा हुआ। बादामी चालुक्य में सबसे शक्तिशाली राजा था। और पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने
पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी थी। अब पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने, किसने करी पुलकेशिन द्वितीय की हत्या, ये आपको याद रखनी है भाई। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करी नरसिंह वर्मन ने। किसने करी? नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन, पल्लव राजा, जो अभी ऊपर कह रहा था ना नरसिंह वर्मन के बारे में। उसने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। किसने? वतापी कोंडा की। पुलकेशिन द्वितीय की मौत के बाद आंतरिक विवादों के कारण बादामी चालुक्य वंश में संक्षिप्त गिरावट देखी गई और बादामियों को पल्लवों ने 13 साल तक अपने कब्जे में रखा। अभी ये ऊपर हमने पढ़ा ना पल्लवाज में, बादामियों ने पल्लवों को कब्जे में कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में फारसी यानी ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के पास एक राजदूत भेजा और वहां से एक राजदूत अपने राज्य में प्राप्त किया और इस प्रकार मैत्रीपूर्ण कूटनीति संबंध स्थापित हुए। इन शॉर्ट कहने का मतलब है पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका ईरान से राजनीतिक और दूतावासी संबंध था, मतलब फॉरेन रिलेशन कह सकते हो। खुसरो द्वितीय के पास राजदूत भेजा था तो इसका ईरान से भी एक तरह से संबंध चलता था। ठीक है, चलिए अब देते हैं विक्रमादित्य प्रथम के बारे में। विक्रमादित्य प्रथम देख लेते हैं। अब इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो रहा है 655 से 655 से 680। 655 ईस्वी में पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को हराकर वतापी पर चालुक्यों का पुनराधिकार करा। अभी क्या हुआ भैया, पल्लवाज ने कब्जा कर लिया, अभी बताया आपको 13 साल के लिए। पर फिर जो पुलकेशिन प्रथम का बेटा था विक्रमादित्य प्रथम, वो हराता है नरसिंह वर्मन को और वापस से अपना एम्पायर खड़ा करता है। विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं, एक नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष होता है। जो विक्रमादित्य फर्स्ट था बादामी चालुक्यास का, पल्लवास से देखो चालुक्यास और पल्लवास की बैटल चलती थी। विक्रमादित्य का पल्लव राजा जो थे नरसिंह वर्मन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन फर्स्ट के साथ संघर्ष होता है। कांची जो उनकी राजधानी थी पल्लवास की, ऊपर भी उसके थोड़े समय के लिए अधिकार स्थापित हो जाता है। मतलब जो बादामी चालुक्यास थे वो पल्लवास के ऊपर कांची में भी अधिकार कर लेते हैं। उसके पश्चात विनयादित्य एवं विजयादित्य क्रमशः शासक हुए। मतलब विक्रमादित्य के बाद विनयादित्य और कौन? विजयादित्य, ये सब उसके शासक बनते हैं। विनयादित्य की उपाधि युद्धमूल थी। क्या थी? युद्धमल्ल थी। विनयादित्य की उपाधि युद्धमल थी। विनयादित्य ने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी और विनयादित्य ने पारसिक एवं सिंघल से कर वसूला था। ठीक है। विजयादित्य की बहन कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर ने विजया देवी की बहन कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर ने अनेसेज जैन मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा? अनेसेज जैन मंदिर का निर्माण। उसकी प्रेमिका वैश्या वीणा पोटिगल ने हिरण्य गर्भाधान यज्ञ भी किया था। ठीक। विक्रमादित्य प्रथम पल्लवों को बादामी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। कौन? विक्रमादित्य प्रथम पल्लवास को पूरी तरह से बादामी से खदेड़ता है और संपूर्ण राज्य पर पुनः अधिकार स्थापित करता है। केवल पल्लव शासकों को हराया बल्कि राजधानी कांची पर भी कब्जा किया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं बस, कि जो विक्रमादित्य फर्स्ट था उसी ने पल्लवों को ना ही हराया बल्कि राजधानी पर भी उनकी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इतिहास ये सब बहुत पूछने लग गया है 12 यारों के पेपर के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखते हैं, जिसका प्राइम पीरियड 733 से 743 होता है। ये उपाधि लेता है कांची कोंड। कौन सी? कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य द्वितीय कौन सी उपाधि धारण करता है? कांची कोंड द्वितीय। पताईद अकाल के लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रौंद कर पल्लवों को पराजित किया था। किसने? विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रौंद कर पल्लवों को पराजित किया। लोक महादेवी एवं त्रैलोक्य महादेवी उसकी पत्नियां थी। विक्रमादित्य द्वितीय की पति कौन थी? लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी। दोनों सगी बहनें और है वंश की कन्याएं थी। विक्रमादित्य ने कांची स्थित राजा सिंहेश्वर मंदिर का स्वर्ण वापस किया था। विक्रमादित्य ने जो कांची स्थित राजा सिंह, भाई कांची पे कब्जा किया तो उसमें जो स्वर्ण था मंदिर वो वापस कर दिया था। इसी मंदिर से विक्रमादित्य का कन्नड़ भाषा में एक अभिलेख भी मिला है। ठीक है, कौन से मंदिर से? राज सिंहेश्वर मंदिर से। विक्रमादित्य के शासन के प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था। विक्रमादित्य, अब देख लो ना भाई, 733 से 43 चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो जाएगा, अरब आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोद, कि विक्रमादित्य के शासन के प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। किसका शासन था? विक्रमादित्य का। ठीक है, जिसे उसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया था। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे चालुक्य कुलालंकार एवं अविनजाश्रय की उपाधि दी थी। अविनजाश्रय की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर आ जाता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। छोटा सा इसके बारे में है। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। बस ये आपको याद रखना है कि चालुक्यास का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग
अब राष्ट्रकूट जो था दंती दुर्ग वो पराजित कर देता है, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग पराजित कर देता है। इस प्रकार चालुक्य का शासन 750 ईस्वी में समाप्त हो गया और एक राष्ट्रकूट प्रमुखता में आ गए। तो चालुक्य का शासन हो गया भैया खत्म। अंतिम रूलर कीर्तिवर्मन द्वितीय हराया किसने? दंती दुर्ग ने। अब उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी में आता है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अब जैसे ही आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय काम खत्म हुआ चालुक्य का, तो अब आगे राष्ट्रकूट वंश। यहाँ से कौन आ गया? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अभी बताया कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराता है। इसकी राजधानी मयूर खिंदी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मयूर खिंदी। संस्थापक दंती दुर्ग। संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मयूर खिंदी। अमोघ वर्ष ने राजधानी को यहाँ से हटाकर मान्यखेत बनाया। बाद में अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की राजधानी मयूर खिंदी से हटा के क्या बना दी? मान्यखेत बना दी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। पहले राजधानी थी मयूर खिंदी, बाद में अमोघ वर्ष ने राजधानी हटा के मान्यखेत बना दी। राजपूत दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। जो राष्ट्रकूट था वो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। राजपूत बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। जो बादामी के चालुक्यास थे उन्हीं के सामंत थे एक तरह से। बाद में देखा ना, कीर्तिवर्मन को हरा के खुद ही बन गए राजा। बादामी के चालुक्य वंश का विनाश राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ। कृष्ण तृतीय के लेखों से ज्ञात होता है। अरबी यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। तो किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में वर्णन किया है? तो अल मसूदी, अरब के यात्री अल मसूदी, अरब के यात्री अल मसूदी, ठीक है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा प्रसिद्ध शासक था। कौन? वत्सराज। वत्सराज जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा प्रसिद्ध शासक था। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धरावंश का समकालीन था। यह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। तो वो तो राष्ट्रकूट थे और यह गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो वत्सराज जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा प्रसिद्ध शासक था। और वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश जो थे ध्रुव धरावंश के समकालीन था, ठीक है। वत्सराज किसके समकालीन था? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धरावंश के। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। कौन? वत्सराज। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। किसे? वो वत्सराज को, ठीक है। तो ये वत्सराज के बारे में याद रखना, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, दंती दुर्ग के बारे में बात करते हैं भैया। इनका टाइम पीरियड 733 से 756 में रहता है। दंती दुर्ग चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था, जो इसको हरा के खुद ही राजा बनता है। बाद में चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करता है दंती दुर्ग। हालांकि राष्ट्रकूट एक सत्ता के रूप में 753 में उभरा। प्रारंभ में दंती दुर्ग ने सिंध के अरबों को हराया। सिंध के अरबों को हराया। इसी उपलक्ष्य में दंती दुर्ग को चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय से पृथ्वी वल्लभ एवं खड़गवालोक की उपाधि भी मिली है। अभी ऊपर देखा हमने ना कि विक्रमादित्य द्वितीय ने दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी थी। संजन ताम्रलेख के अनुसार दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर यहाँ हिरण्य गर्भदान यज्ञ करा था। और दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भाट्टरक उपाधियां धारण की थी। दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि ली? महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भंडारक, ठीक है। दंती दुर्ग की अन्य उपाधियां शुभतुंग भी थी। क्या थी? शुभतुंग एवं अकाल वर्ष। दंती दुर्ग की और उपाधियां क्या थी? शुभतुंग, अकाल वर्ष, शुभतुंग, अकाल वर्ष, ठीक है। अब दंती दुर्ग के बाद आता है कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम 756 से 774। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का चाचा था। कृष्ण प्रथम कौन था भैया? अभी जो कृष्ण प्रथम थे ये दंती दुर्ग के चाचा जान थे। कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तार दिया और आज के कर्नाटक और कोंकण के प्रमुख हिस्से को अपने कब्जे में लिया। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, जो कि उनके चाचा थे, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ध्रुव। कौन? ध्रुव 780 से 793। कल्ली वल्लभ, निरुपम और धरावर्ष उपाधियां ध्रुव की थी। अब ध्रुव की उपाधियां क्या थी? कल्ली वल्लभ, निरुपम और धरावर्ष। देखिए इतने सारा डाटा ही आपको याद करना पड़ेगा, लिख के, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कराता हूँ कि बुलेट पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बनाइए, आधे घंटे यहाँ से पढ़िए, थोड़ा रेस्ट करके फिर आधे एक घंटे बाद रिवाइज करिए। जितना 2-3 दिन में पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। साथ में किसी से डिबेट करिए, इस बारे में डिस्कशन करिए, कुछ हमसे पूछो वो तुमसे पूछे, तो ऐसे जल्दी याद होगा। फिर टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आने ही है यार। अब लेवल बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में तो है ना, तो क्यों नहीं आएगा? हमेशा वही थोड़ी आएगा। हड़प्पा क्या है? बुद्ध के बारे में बताओ, नहीं, अब डीप में पूछने लगा है, ठीक है। तो ध्रुव की क्या उपाधियाँ थी? कल्ली वल्लभ, निरुपम और धरावर्ष। ध्रुव के शासनकाल में राज्य कावेरी नदी और मध्य भारत तक एक साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुआ था।
उन्होंने उत्तर भारत में शक्ति स्थल कन्नौज पर सफल अभियान का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने गुर्जर प्रतिहार और बंगाल के पाल धर्मपाल को हराया। गुर्जर प्रतिहार के राजा को भी हराया किसने, ध्रुव ने, और बंगाल के पाल को भी हराया। फिर आता है गोविंद तृतीय 793 से 814। ये टाइम आपको नहीं याद रखना, आप ये बस क्रोनोलॉजी याद, राजाओं की याद रखो, पूछ सकता है कि जैसे कृष्ण प्रथम जो थे, उसके बाद कौन आएगा राष्ट्रकूट वंश में, तो ध्रुव आएगा। ध्रुव के बाद कौन आएगा, गोविंद तृतीय आएगा। कृष्ण प्रथम के पहले कौन था, दंती दुर्ग था, ये सब। गोविंद तृतीय का उपनाम जगत तुंग प्रथम था। गोविंद तृतीय का उपनाम क्या था, जगत तुंग प्रथम, जगत तुंग प्रथम। सर्वप्रथम गोविंद तृतीय ने भाई इंद्र की मदद से अपने दूसरे विद्रोही 12 राजाओं को संग में पराजित करा था। तो आपको बस ये याद रखना है, गोविंद तृतीय किसके बाद आता है, ध्रुव के बाद, और ये इसकी उपाधि जगत तुंग, बस। अमोघ वर्ष आता है, फिर कौन आता है, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। अब ये जो अमोघ वर्ष आता है, अमोघ वर्ष, ये गोविंद तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था, गोविंद तृतीय का। और गोविंद तृतीय से पहले कौन था, ध्रुव। ध्रुव से पहले कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम से पहले दंती दुर्ग, याद जरूर रखना। अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि चालुक्य शासक को हरा कर धारण करी। सबकी उपाधियां लिख लो, ऐसे लिखो भैया, जैसे दंती दुर्ग उसकी उपाधि लिख ली, ठीक है। फिर आपने लिखा ध्रुव, उसकी उपाधि लिख ली। कृष्ण प्रथम, उसकी उपाधि लिख ली। गोविंद तृतीय, उसकी उपाधि लिख ली। अमोघ वर्ष प्रथम, उसकी उपाधि लिख ली। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों में सबसे प्रसिद्ध था। उसने नई राजधानी मान्यखेत, ये आपको याद रखना, अमोघ वर्ष ने नई राजधानी मान्यखेत बनाई। सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में 851 में आया था। सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में कब आया था, 851 में। इसने वनवासी में जैन विहार बनवाया था, वनवासी में जैन विहार, तथा गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था। किसने, अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष दिगंबर अनुयायी था। किसका, दिगंबर अनुयायी था। मान्यखेत नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम था। मान्यखेत नगर का निर्माता कौन था, मान्यखेत नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम था। वह साहित्य के संरक्षक थे कौन, अमोघ वर्ष, और स्वयं भी कन्नड़ एवं संस्कृत के दक्ष विद्वान थे। अमोघ वर्ष कन्नड़ और संस्कृत का विद्वान था। उन्होंने कवि राजमार्ग, प्रारंभिक कन्नड़ काव्य और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिखी है, ठीक है। इसी रचनाओं के बाद में तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ है। धार्मिक स्वभाव के कारण ही उनकी कला एवं साहित्य में रुचि थी और वे शांति प्रिय थे, ये सब ठीक है। उनकी प्रायः सम्राट अशोक से तुलना की जाती है और उन्हें दक्षिण का, हाँ ये आपको याद रखना है, अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। अमोघ वर्ष को क्या कहा जाता है, दक्षिण का अशोक कहा जाता है। विद्वानों को संरक्षण देने पर उनकी गुप्त सम्राट विक्रमादित्य से भी तुलना होती है। तो अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आएगा तो ये जरूर आएगा। दक्षिण के अशोक कहा जाता है किसको, अमोघ वर्ष को। विद्वानों को संरक्षण देने पर उनकी गुप्त सम्राट विक्रमादित्य से तुलना होती है। ये किसके पुत्र, गोविंद तृतीय के। इन्होंने राजधानी अपनी क्या बनाई, मान्यखेत बनाई, ये सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र तृतीय आते हैं, फिर इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय 915 ईस्वी में प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को हराते हैं, प्रतिहार महिपाल प्रथम को, और कन्नौज पर अधिकार करते हैं इंद्र तृतीय। यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था, बस इसको याद रखना है। कौन पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था? आपके ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष या इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय था, ठीक है, क्रोनोलॉजी याद रखना। उसका समकालीन कौन था? प्रतिहार शासक महिपाल था, ठीक है। अभी पाल शासक के बारे में पढ़ेंगे, पाल वंश, नेक्स्ट लेक्चर में पाल वंश पढ़ाऊंगा। इसने कोक्कल की पौत्री विजंबा से विवाह किया तथा छेदी में, ये ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखो इंद्र तृतीय ये महिपाल प्रथम को हराता है, कन्नौज पर अधिकार करने वाला पहला शासक होता है ये, ठीक है, पहला राष्ट्रकूट शासक होता है। फिर आता है कृष्ण तृतीय जो कि अंतिम शासक रहेगा। कृष्ण तृतीय अंतिम महान राष्ट्रकूट राजा जिन्होंने अपने राज्य को संगठित कर नर्मदा से कावेरी नदी तक विस्तारित किया, नर्मदा से लेकर कावेरी तक, और उत्तरी तमिल देश तोडाई मंडलम को अपने राज्य में मिलाया था। तो तोडाई मंडलम को अपने राज्य में किसने मिलाया था? अंतिम राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने। साथ ही सिलोन के राज्य पर भी कर लगाया था, ठीक है। लगभग 949 ईस्वी में उसने चोल राजा पारंतक प्रथम को हराया था। चोल राजा पारंतक प्रथम को किसने हराया था? कृष्ण तृतीय ने, और चोल राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया और उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की और एक मंदिर का निर्माण कराया। तो बस कृष्ण तृतीय के बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। कृष्ण अंतिम शासक। तो भाई एक बार क्रोनोलॉजी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप कितने फोकस से पढ़ रहे थे, तो अगर बता ले जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगी। तो राष्ट्रकूट शासक पहला कौन था? एक सेकेंड, पहला राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। उसके बाद कौन आता है? कृष्ण प्रथम। कौन होता है? कृष्ण फर्स्ट आ जाता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है? ध्रुव आता है। ध्रुव याद है? ध्रुव ये तो चाचा होता है। ध्रुव के बाद कौन आ जाता है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, टाइम मत याद रखो, क्रोनोलॉजी याद रखो पर। फिर अमोघ वर्ष।
अमोघ वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट शासक। उसके बाद इंद्र तृतीय आता है, इंद्र तृतीय आ जाता है। फिर आपका लास्ट रूलर होता है ये कृष्ण तृतीय। कौन? कृष्ण तृतीय, ठीक है। तो दंती दुर्ग, कृष्णवन, ध्रुव, गोविंद तृतीय और गोविंद तृतीय हो गया आपका, अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय, ठीक है। ये आपको याद रखना। चलिए, तो ये लेक्चर था आज के बारे में जिसमें हम लोगों ने चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश वगैरह करा। अब बचा है पाल वंश, ठीक है। एक लेक्चर आपको पाल वंश का मिलेगा पूरा और एक चोला चेरा पांड्यास, फिर ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब आप लोग जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था बताइए क्या करना है, ठीक है।